हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डिजिटल ऑडिट रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन सीए फाइनल ऑडिट। सीए फाइनल ऑडिट में न्यू सिलेबस में दो नए चैप्टर्स ऐड हुए थे, डिजिटल ऑडिट एंड अश्योरेंस ऑडिट, वो ईएसजी, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस ऑडिट, ठीक है, बीआरएसआर के ऊपर। इन दोनों चैप्टर्स पे आईसीए ने क्लियर बोला है कि 4 to 7 मार्क का एग्जाम में आता है। अब वो चाहे तो एमसीक्यू में आए चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए। तो ये मैं भी आप लोगों को रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब रिवाइज कर, मुझे नॉर्मली इस चैप्टर को पढ़ाने में लगते हैं अराउंड 10 आवर्स के आसपास, एंड दिस इज़ ह्यूज, 20 पेजेस के आसपास का चैप्टर होता है। यहाँ पर मैं आपको जितने भी हार्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके सारे वो मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। वो मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ तुम लोगों को अभी। अब स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो इट विल टेक 1 hour और 2 hours, बट होपफुली 1 to 2 hours के बीच में समवेयर इट विल बी कंप्लीटेड। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द रिविजन पार्ट, ओके। नोट्स जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, यू कैन यूज एनी नोट्स, डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल नोट्स कम फ्रॉम आईसीआई बुक ओनली। तो आईसीआई का जो स्टडी मैटर है वो बेंचमार्क है, तो जो यहाँ लिखा होगा वो आईसीआई किताब में लिखा होगा। तो नोट्स वगैरह सब वही है, मेन है याद करना। मैराथन का पर्पस क्या होता है कि एक बार मैं इतने अच्छे से समझा दूंगा कि डिजिटल ऑडिट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद तुमको जो पढ़ना है जैसे पढ़ना पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल ऑडिट, सबसे पहले डिफाइन इट इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इधर ब्लैक कलर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट, दैट्स ऑल। डिफाइन डिजिटल ऑडिट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट मतलब फास्ट एंड इफेक्टिव, असरदार ऑडिट। आप जानते हो कि ऑडिट में हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, और रीजनेबल अश्योरेंस का कोई डेफिनेशन नहीं होता कि कितना % अश्योरेंस। बोला ही जाता है कि एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, बट अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस इज रीजनेबल। अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑडिट करोगे ना तो आपका लेवल ऑफ अश्योरेंस और बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर आप 70% अश्योरेंस देते तो अब आप 80-90% अश्योरेंस दे पाओगे। इन्होंने बोला है डिजिटल ऑडिट इज ह्यूमन लेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब लेड बाय द ह्यूमन बट ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी एंड डेटा। सो इट रिजल्ट्स इन बेटर अश्योरेंस। अगर आप डिजिटल ऑडिट करते हो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ऑडिट, इट विल लीड टू बेटर अश्योरेंस। और मेरे लिए सबसे जरूरी यही है, टाइम कम लगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटर ये है कि हम अश्योरेंस ज़्यादा अच्छा दे पा रहे हैं क्लाइंट को, यूजर्स को। नाउ डिजिटल ऑडिट ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े फर्म से यूज़ करना चालू कर दिया। मैं एग्जांपल के तौर पे केवल बता रहा हूँ, केपीएमजी क्लैरा, केपीएमजी का जो एआई सॉफ्टवेयर है डिजिटल ऑडिट का, उसको बोलते हैं केपीएमजी क्लैरा, एआई बेस्ड है और इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अब ये केपीएमजी वगैरह बिग फोर वाले क्या करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज होती है उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना वाइट लेबलिंग करवा लेते हैं। मतलब उन्हीं का सॉफ्टवेयर लिया, उसको कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपने लेबलिंग के हिसाब से, और फिर वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दे कॉल इट केपीएमजी क्लैरा, वरना वो बेस तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे ही है, ठीक है। अब आते हैं नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। 5 एडवांटेजेस याद करने बोलेंगे। EQ कार, EQ एंगेजमेंट क्वालिटी, EQ कार। E से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, पक्की बात है सर। Q से बेटर क्वालिटी ऑफ ऑडिट, आप ज्यादा डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। प्रोफेशनल जजमेंट तो सीए को लगाना पड़ेगा, पर प्रोफेशनल जजमेंट लेने के लिए द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल विल बी मच बेटर। तो रिस्क असेसमेंट मच बेटर होगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर मच बेटर होंगे, सैम्पलिंग बहुत अच्छी होगी। EQ कार। C से कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा इन अ सेंस कि डिजिटल ऑडिट में टाइम कम लगता है। टाइम कम लगना, मैन आवर कम लगना, तो कॉस्ट ऑफ ऑडिट विल गो डाउन। आप सैंपल ऑडिट के बदले फुल पॉपुलेशन भी टेस्ट कर सकते हो एआई से। ए से बेटर एनालिटिक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7 ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, उसमें सबसे टॉप ऑडिट प्रोसीजर होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, तो बेटर एनालिसिस आप कर सकते हो डिजिटल ऑडिट में। एंड फाइनली आर, बेटर रिस्क असेसमेंट। तो व्हाट आर द 5 एडवांटेजेस। EQ कार। E से इफेक्टिव एफिशिएंट, Q से क्वालिटी, C से कॉस्ट कम, A से बेटर एनालिटिक्स, और R से रिस्क असेसमेंट और बढ़िया होगा, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द की फीचर्स, और वही चीज़ है पर एक डिफरेंट टॉपिक की तरह आईसीए ने इसको डाला है। की फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। नंबर 1, आप सैंपल ऑडिट के बदले फुल पॉपुलेशन टेस्टिंग कर सकते हो, बिकॉज जो वाउचिंग, टिपिकल वाउचिंग होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एवरी डेटा वाउचिंग बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है कि आपके पास लैपटॉप में सिस्टम में डेटा है और वाउचर आप मैच करा रहे हो। अभी कुछ वाउचर रहेगा ही नहीं,
क्लाइंट ही ई कॉमर्स का है, सारा डेटा ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो वाउचिंग भी इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक ही होगा ना, तो इट कैन बी मतलब एल्गोरिदम से उसको भी एआई के थ्रू किया जा सकता है। तो आप सैंपल से पॉपुलेशन टेस्टिंग में मूव कर सकते हो। सेकेंड, एरर्स ऑफ जजमेंट कम हो जाएंगे। ऑडिट ट्रेल का फीचर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटेड रहेगा। अच्छा, यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है, एमएस का ही, पावर बीआई। बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, ये बेसिकली एक बिजनेस डैशबोर्ड होता है। तो आपको भी ऑडिटिंग डैशबोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको दिखेगा साफ तौर पे कि अलग अलग आइटम्स कौन से हैं, किन में हाई रोम है, किन में लो रोम है, सब पूरा क्लियर दिखेगा। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, जो चीज़ में पहले हफ्ते टाइम लगते थे वो कुछ दिन में हो जाएंगे, कुछ घंटे में हो जाएंगे। एंड बेटर रिस्क असेसमेंट। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। नाउ मैं इसी से जुड़ा हुआ आई वांट टू शो यू समथिंग जो बाद में आएगा पर अभी बता देता हूँ। बोलता है कि वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। दिस पर्टिकुलर ब्लू बॉक्स इज मतलब बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। डिजिटल ऑडिट में क्या एडवांटेजेस होंगे, मैंने आपके लिए 5 एडवांटेजेस मार्क किए हैं। नंबर 1, वी विल मूव फ्रॉम सैंपल टेस्टिंग टू पॉपुलेशन टेस्टिंग, तो और बेटर ऑडिट होगा। नंबर 2, मैनुअल रिस्क असेसमेंट के बदले डेटा ड्रिवन रिस्क असेसमेंट हो रहा है, तो बेटर रैप हो रहा है। नंबर 6, जो भी रेपिटेटिव टास्क है उनको आप ऑटोमेट कर दो आरपीए यूज करके, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आने वाला है। मैनुअल वर्क को अगेन आप ऑटोमेट कर दो। एडहॉक इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है प्रोफेशनल जजमेंट, तो आप जो अपने मन से रैंडम प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हो उसके बढ़िया आप क्या होगा, आपके पास प्रॉपर डेटा ड्रिवन आप प्रोफेशनल जजमेंट लगा पाओगे। तो दीज आर द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द ऑडिटिंग लैंडस्केप। तो ये नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट है, ठीक है, इसमें पूछता है एग्जाम में वो लोग, ठीक है। वापस से मैं जा रहा हूँ बिगिनिंग में। अब ये भी हम लोगों ने किया, एक इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे आते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बहुत हॉट है। इस टॉपिक का नाम है आईटी डिपेंडेंसी। ये पहले याद करो तो, आईटी डिपेंडेंसी, क्लाइंट का बिजनेस आईटी पे किस हद तक डिपेंडेंट है। तुम बोलोगे सर ई कॉमर्स क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल, जो ई कॉमर्स वाले क्लाइंट्स हैं उनका तो सर पूरा बिजनेस आईटी पे डिपेंडेंट है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स की आईटी डिपेंडेंसी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स क्लाइंट 100% आईटी डिपेंडेंट। नॉट ई कॉमर्स क्लाइंट, ट्रेडिशनल क्लाइंट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप ऑडिट कर रहे हो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन इज डिपेंडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन आईटी। उनके यहाँ सैप सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पूरी इन्वेंट्री ट्रैकिंग होती होगी, रिसीवेबल मैनेजमेंट्स करते होंगे वो लोग, बट वो ई कॉमर्स नहीं है, तो रिलेटिवली उनकी आईटी डिपेंडेंसी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुकाबले तो कम होगी, ये है। और छोटे लेवल के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होंगे उसमें आईटी डिपेंडेंसी और कम होगी। तो सबसे बड़ी बात है, व्हाट इज आईटी डिपेंडेंसी? The level, the extent to which the client's business operations are dependent on the use of information technology. Short में client's level of dependency on IT. तो इस पे बहुत पूछते हैं। इन्होंने बोला there are 5 types of IT dependencies. 5 types. तो ये 5 टाइप्स यहाँ बगल में देखो लिखा हुआ है, और इसको याद करने के लिए ना मैंने एक निमोनिक बनाया, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, बोलो रेसिस्ट। इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और इस पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज याद करने के लिए? रेसिस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आर से, सबसे पहले मैं अपने निमोनिक के स्टाइल में जाऊंगा। आर से रिपोर्ट्स। अक्सर क्या होता है, सिस्टम से महीने की महीने, एवरी मंथ MIS रिपोर्ट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS रिपोर्ट्स आर generated from the system every month. These reports clearly point out the exceptions that has occurred, मतलब गड़बड़ियाँ जो हुई हैं during the month. These reports go to the board of directors and they take some action on these exceptions. तो यहाँ पर the data MIS report was generated by the system IT, and then using that data they are taking some business decisions. So ये एक IT dependency है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स लेवल पर इन्होंने बोला कि वो एक आईटी डिपेंडेंसी होता है बिकॉज सिस्टम्स जनरेट लॉट ऑफ रिपोर्ट्स। 2 एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो ग्रीन बॉक्स में एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या ये पढ़ने 100% पढ़ने MCQ में आते हैं? तो वेंडर मास्टर रिपोर्ट, वेंडर मतलब सप्लायर का रिपोर्ट, और दूसरा कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, डेटर्स एजिंग एनालिसिस। ओके। रेसिस्ट ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम के अंदर आपने सेट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्ड कर दिया है, तो जब भी कोई डेटा आप एंटर कर रहे हो और वो दिख रहा है कि वो सेट ऑफ बिजनेस रूल से अलग जा रहा है, तो एल्गोरिदम उसको पकड़ लेता है, बोलता है गड़बड़, इसको ठीक करो। एग्जाम्पल, फॉर्मेट चेक।
आप जो भी डेटा डालोगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा। जैसे इंडिया में डेट का फॉर्मेट होता है डे मंथ ईयर, अमेरिका में उल्टा होता है मंथ डे ईयर, समझ रहे हो? तो फॉर्मेट चेक। नंबर 2 एग्जिस्टेंस चेक, कि अगर आपने एक इनवॉइस नंबर की एंट्री डाल दी है तो डुप्लीकेट वही इनवॉइस नंबर की दोबारा एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड रीजनेबलनेस चेक, हमने अमाउंट्स की एक रेंज डाल दी कि ये ट्रांजैक्शन इतने सर्टन अमाउंट की रेंजेस में हो सकता है, तो अगर कभी भी अमाउंट कुछ बहुत गलत है जो रेंज से नीचे या ऊपर है तो उसको सिस्टम रोक देगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। बेसिकली दे एनफोर्स द बिजनेस रूल्स इनटू द एल्गोरिथम्स थ्रू द एल्गोरिथम्स। ओके, रेसिस्ट, आर ए हो गया सी, सी से कैलकुलेशंस, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर डन बाय द सिस्टम नो। जैसे आप इनवॉइस वैल्यू की निकाल सकते हो प्राइस इनटू क्वांटिटी लेस डिस्काउंट रिबेट एट टैक्सेस, तो वही एल्गोरिथम से कैलकुलेशंस कर सकते हो। रेसिस, एस से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यस वी कैन डू दैट। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो वहां पे आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसमें वो लोग एक्सेस प्रिविलेज सेट कर देते हैं कि आप इस लेवल के एम्प्लॉय हो, इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो यू कैन ओनली एक्सेस द डेटा दैट इज रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल एंड योर वर्क। दिस इज नोन एज RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इसके द्वारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एनफोर्स किया जाता है। रेसिस्ट, आई से इंटरफेस। सर व्हाट इज एन इंटरफेस? बहुत सुंदर, पढ़ना जरा। इंटरफेसेस आर प्रोग्राम्ड लॉजिक दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम से जब इंटरेक्ट करता है और डेटा शिफ्टिंग करता है ना, उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी बुक्स मैं बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, तुम लोग सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हो, ठीक है, तो मैं सारी बुक्स हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाता हूँ बिकॉज मैं खुद करता हूँ। आई डोंट यूज सम सॉफ्टवेयर पर्सन, आई डू इट माई सेल्फ, वर्ड इज इन माई कंट्रोल। तो वर्ड में आई कैन डू एक्सटेंसिव लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग। आप मेरे बुक में जो भी फॉर्मेटिंग देखते हो ना, मेरा किया हुआ है और वो वर्ड में। नाउ वर्ड फाइल को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू PDF फाइल। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अलग सॉफ्टवेयर है सर, और PDF जो एडोब PDF वो एक अलग कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अब जब आप ये कन्वर्जन कर रहे हो तो ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हो रहा है, यहीं पे इंटरफेस चाहिए होता है, उसमें प्लगइन्स चाहिए होते हैं। तो अगर मेरे लैपटॉप में अप्रोप्रिएट प्लगइन्स नहीं है तो वो कन्वर्जन हैपन नहीं हो पाएगा। तो वो कन्वर्जन सही हो जाए उसके लिए प्लगइन्स लगते हैं। उसमें बहुत तरीके होते हैं कन्वर्जन का, एक शॉर्टकट मैं सिखा सकता हूँ पर उससे फाइल अच्छी नहीं बनेगी, वो होता है F12। जैसे वर्ड फाइल खोलो, PDF में ट्रांसफर करना है, F12 दबाओ PDF में ट्रांसफर करने के लिए, वो एक हो गया, पर उससे अच्छा फाइल नहीं बनेगा। एक और होता है कि आप कंट्रोल प्रिंट करो, उसमें भी बहुत सारे एडवांस जो ऑप्शन सेटिंग्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, दैट्स कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है ना ये? ओके, नेक्स्ट, ये वाली टॉपिक जो आप देख रहे हो ना, ये इंटर में की किताब में भी है और ये फाइनल की किताब में भी है, पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फ़र्क है, और ये यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इन्होंने भर भर के MCQ पूछे और बहुत गंदे वाले MCQ पूछे हैं, तो नहीं समझे तो कर नहीं पाओगे। इन्होंने बोला IT जनरल कंट्रोल्स, ITG से मतलब IT जनरल कंट्रोल्स डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। छोटे क्लास में 4 होता था, डापा, यहाँ पे 3 है, एक्सेस, प्रोग्राम और डेटा। तो यहाँ पे डाप है सिर्फ, या पैड है सिर्फ। ओके, तो वहाँ डापा था, वहाँ एक और हुआ करता था एक्विजिशन, वो यहाँ पे नहीं है। एक्सेस, सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव। मुझे अपने IT सिस्टम्स में ऐसे कंट्रोल्स बिल्ड करने हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस करके या प्रोग्राम को एक्सेस करके बदल ना सके। तो ये एक्सेस कंट्रोल्स है, इसके एग्जांपल्स दिए हुए। नंबर 1, न्यू यूजर जब आएगा तो उसके लिए एक एक्सेस रिक्वेस्ट डाली जाएगी, यूजर ID पासवर्ड क्रिएट होगा। वैसे पुराना यूजर रिटायर करके जा रहा है तो उसका एक्सेस टर्मिनेट कर दिया जाएगा सिस्टम में। थर्ड, एक्सेस डिपेंड्स ऑन योर रोल इन द कंपनी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फोर्थ, आपको लॉगिन आईडीज मिलेंगे, सिक्योरिटीज पॉलिसी प्रोसीजर रहेंगे, एंड एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज रिस्ट्रिक्टेड। वो केवल IT पर्सोनल करेंगे, बाकी लोग OS को या प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें से कुछ भी एक एग्जाम्पल उठा के डाल देंगे और बोलेंगे बताओ ये किस में आ रहा है, ये एक्सेस में आ रहा है, ठीक है, कि प्रोग्राम चेंज में आ रहा है, कि डेटा सेंटर में आ रहा है, ऐसा होता है। ओके, प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव्स। all the companies they have some kind of software program and which needs to be updated again and again। अपडेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उसी को लेकर है। सबसे पहला चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी। कंपनी में सॉफ्टवेयर चेंज को लेके एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। एग्जाम्पल, यूज़र्स से फीडबैक आएगा, रिक्वेस्ट आएगा कि सॉफ्टवेयर में ये कमी है, इसको इम्प्रूव किया जाए। फिर मैनेजमेंट अप्रूव करेगी और एक बजट डिसाइड करेगी, दिस मच अमाउंट वी आर गोइंग टू स्पेंड
टू अपडेट आवर सॉफ्टवेयर। फिर यूज़र से फीडबैक्स ऑब्टेन किया जाता है। सेकेंड, ऑल द चेंजेस मस्ट बी ट्रैक्ड। वो कैसे होता है सर? जैसे हम ऑडिटर्स लोग वर्क पेपर मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स भी क्या करते हैं, उनके भी ऑटोमेटेड वर्क पेपर्स बनते हैं कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस किया है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। थर्ड, कोई भी नया सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्राम जो है, इम्प्लीमेंट करने के पहले एक बार टेस्टिंग करना चाहिए। उसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग। सेपरेट सिस्टम में एक अलग से टेस्ट करके देखो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। और इसमें क्या होता है ना, पैरेलल रन का सिस्टम भी होता है। पैरेलल रन का मतलब है कि पुराना सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। 2-3 महीने बाद जब हम लोग कंफर्टेबल हो गए तो पुराना कंप्लीटली अबैंडन कर देंगे और नए में शिफ्ट हो जाएंगे। फोर्थ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन डेवलपर एंड इम्प्लीमेंटर। नेक्स्ट, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का मतलब बेसिकली क्लाउड। अब या तो आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड सर्विसेज ले लो, या बड़ी कंपनियां स्पेशली बैंक्स हैं वो अपना खुद का क्लाउड क्रिएट करवा लेते हैं फॉर बेटर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये डेटा सेंटर या क्लाउड को लेकर है कि डेटा का बैकअप होना चाहिए ताकि रिकवरी कर सकें। उसके लिए होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ठीक है। डेटा इज एप्रोप्रिएटली बैक्ड अप, रिस्टोरेशन टेस्टिंग करो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आईटी वेंडर्स के साथ टेस्ट करो या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट चेक करो कि कैसे क्या वो लोग सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करेंगे बैकअप के केस में, रिकवरी केस में। ओके, ये टॉपिक खत्म होती है। अब एक फिर नई टॉपिक स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है साइबर रिस्क या साइबर अटैक। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइबर अटैक से जो नीचे बताए हुए हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन सेट होते हैं एमसीक्यू के भी, ओके। और कुछ कुछ होते हैं जो थोड़े से हाई फाई हो जाते हैं, मतलब जो लिखा हुआ नहीं वही वो लोग पूछ लेते हैं, तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। साइबर अटैक, तो साइबर अटैक क्या होता है? इट इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन एल्सेस कंप्यूटर रिसोर्स, डेटा और सिस्टम। अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की जो चेष्टा है उसी को कहते हैं साइबर अटैक। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर 1 है मैलवेयर। मैलवेयर कैसे बना है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस का MAL ले लिया, मैल, और सॉफ्टवेयर का वेयर ले लिया, तो मैलवेयर। यहाँ पर 4 कैटेगरीज है, नाम याद करने जरूरी है। पहला है रैंसम वेयर। रैंसम मतलब होता है कि फिरौती मांग रहे हैं आपसे, जैसे होता है ना किडनैपिंग में फिरौती, वैसा। मतलब हैकर ने आपके सिस्टम के डेटा को ही एनक्रिप्ट कर दिया और अब आप ही अपना डेटा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो आपसे पैसा मांग रहा है ताकि आपके डेटा को डिक्रिप्ट कर दे, एक एनक्रिप्शन की आपको दे दे, डिक्रिप्शन की, जिससे आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओ। तो हैकर हमारे डेटा को अटैक करके एनक्रिप्ट कर दिया है, सो दैट वी आवरसेल्व्स कैन नॉट यूज दैट डेटा। नंबर 2, फाइललेस मैलवेयर। ये ज़्यादा डेंजरस होता है ट्रोजन की तुलना में। ट्रोजन में तो क्या होता है कि एक फाइल आती है विच अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, और हम लोग डाउनलोड करके लिंक को ओपन कर लेते हैं और फिर पूरा गड़बड़ चालू हो जाता है। लेकिन फाइललेस में क्या होता है कि कोई सेपरेट फाइल नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज को यूज करके अटैक किया जाता है। तो देयर इज नो सेपरेट फाइल टू बी डाउनलोड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फाइललेस मैलवेयर। चौथा होता है मोबाइल मैलवेयर। एनी काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करता है उसको बोलते हैं मोबाइल मैलवेयर। DOS अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है? बेसिकली हम एक ई-कॉमर्स वाली कंपनी है, हमारे सिस्टम को ऐसा अटैक किया है कि अब हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर बेकार हो गया है, वो सर्व नहीं कर पा रहा है कस्टमर्स को, यूजर्स को या हमें। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं ना जहाँ जब लॉग इन करो तो कैप्चा कोड मांगते हैं। इसीलिए कैप्चा कोड का पर्पस ये है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, AI से जो बॉट्स है उनके थ्रू बार बार सिस्टम में यूज़र अपनी झूठ रिक्वेस्ट फीड करता है और सिस्टम को फ्लड कर देता है। तो जो जेन्युइन यूज़र आ रहा है उसको वेबसाइट हैंग दिखाती है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि जब जब रिजल्ट्स आते हैं तो ICI की जो रिजल्ट्स वाली वेबसाइट होती है ना, ICIresults.nic.in, वो हैंग कर जाती है। तो उस वक्त तो जेन्युइन यूजर्स रहते हैं कि भाई हज़ारों स्टूडेंट्स एक साथ अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। लेकिन सोचो आप अगर बॉट्स की इस्तेमाल से, AI के इस्तेमाल से अगर नकली यूजर्स बार बार अटैक कर रहे हो, तब तो भाई आपका सॉफ्टवेयर ही बेकार हो जाएगा, आपका वेबसाइट हैंग हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इट्स रिजल्ट्स इन सिस्टम डाउन टाइम। फिशिंग, ये भी बहुत पूछते हैं। फिशिंग के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि जो भी अटैकर है, हैकर है,
वो सामने वाले यूज़र को प्रिटेंड करके दिखाएगा कि वो जेन्युइन सोर्स या ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, और उससे उसके क्रेडेंशियल्स छीन लिए जाएंगे या उससे कुछ गलत काम करवा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। इसमें पहला है स्पीयर फिशिंग, इसमें ईमेल्स का इस्तेमाल होता है, फेक ईमेल्स आते हैं। वेलिंग, वेलिंग में बड़े वेल फिश को टारगेट करो, मतलब कंपनी के सीईओ सीएफओ को टारगेट किया जाता है, वेल फिश बड़ी मछली। स्मिशिंग में एसएमएस के जरिए आता है, और विशिंग में वॉइस के जरिए आता है। बेसिकली क्या होता है, इट्स सोशल इंजीनियरिंग में कि दे आर शोइंग टू यू दैट वी आर कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन एंड ट्रस्टेड सोर्स, बट दे आर नॉट, एंड यू एंड अप क्लिकिंग ऑन इट और डूइंग समथिंग विच कॉजेज लॉस और इंजरी टू यू ओनली, तो दैट इज फिशिंग। नेक्स्ट इज सर स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है, there is a fake email or a fake website or even a fake facial voice call, video call which appears to come from a genuine source, ठीक है, that is spoofing। इसमें डोमेन स्पूफिंग है, मतलब फेक वेबसाइट है पर उसका नाम ऐसा है कि आपको लगे अरे तो सही है, लॉगिन कर लेते हैं। फेक ईमेल है, वो काफ़ी मिलता जुलता टाइप का ईमेल आईडी बना देंगे, मतलब एकदम मैचिंग टाइप का, तो आपको लगेगा कि जेन्युइन है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू था फेशियल स्पूफिंग का, ठीक है, कि मतलब कंपनी का जो सीएफओ है उसको वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल में एमडी है और एमडी उसको बोला 90 लाख रुपए ट्रांसफर करो, दैट इज फेशियल स्पूफिंग। बाद में एमडी बोला मैंने कोई कॉल नहीं किया, पूरा एआई का जनरेटेड वीडियो कॉल था वो। वैसे भी मैं बोलूँगा सीएफओ गधा था, एमडी के वीडियो कॉल पे आप 90 लाख रुपए ट्रांसफर कर दोगे, क्या पागल हो क्या? कंपनी में कोई भी पेमेंट या रिसिट्स के लिए प्रॉपर सिस्टम्स होता है, रिटन ऑथराइजेशन होता है, खाली ऐसे वीडियो कॉल पे ट्रांसफर नहीं होता है। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, यहाँ पर वो लोग यूज़र के नेम, बर्थडे, आइडेंटिटी रिलेटेड जो डिटेल्स है उसको चुराते हैं और फिर अटैक करते हैं। इनसाइडर थ्रेट कम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, स्पेशली फ्रॉम आईटी एम्प्लॉयज़। डीएनएस टनलिंग, डीएनएस में डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे ना ये लोग एक ऐसा डोमेन नेम रखते हैं जो अपने आप ही सर्च रिजल्ट में गूगल वगैरह में सामने टॉप करके आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है इसका goodparenting.com, तो जो भी नए पेरेंट्स बन रहे हैं वो ऑब्वियसली सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ अपने आप ही इस तरह का नाम निकलेगा और पढ़ के लगेगा हाँ भाई ये जेन्युइन होगा, ठीक है। और वहीं पर फिर वो क्या करेंगे, आपके मशीन के साथ एक C2C कमांड सेट कर देंगे, कमांड टू कंट्रोल, ठीक है, और फिर अटैक करेंगे, आपका डेटा चुराना व्हाटएवर, ठीक है, दैट इज डीएनएस टनलिंग। नेक्स्ट आईओटी बेस्ड अटैक, आईओटी में मैं जाने वाला हूँ, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईओटी थोड़ी देर बाद आएगा, तब डिटेल में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आपकी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में प्रोसेस में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, 5 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, रिस्पॉन्ड टू रिस्क, रिकवर फ्रॉम रिस्क। ये आईसीए का बनाया हुआ मास्टर चार्ट है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क। कंपनी में एक सिस्टम होना चाहिए पहले से जो सारे साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है और टाइमली रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहता है। इसी से बिल्ड होता है सिस्टम रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिर के बार बार उठना। तो हमारे यहाँ आइडेंटिफाई का सिस्टम है, वी आइडेंटिफाई द रिस्क। जैसे तुम अगर किसी कंपनी में काम करते हो, तुम लोग को पता होगा कि ईमेल में ना डेली के दिन के बहुत सारे फिशिंग ईमेल्स आते हैं। तो आपकी कंपनी में लैपटॉप के में ही वो एक डाला हुआ रहता है एंटीवायरस जो सारे स्पैम ईमेल्स को क्वारंटाइन कर देता है अलग से, और उसकी एक लिस्ट बना देता है क्वारंटाइंड मेल्स कि इट इज़ नॉट अपीयरिंग टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, तो सोच समझ के इसको खोलो या लिंक वगैरह देखो। नंबर 2, प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। अगेन देयर हैज़ टू बी एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग अमंग द एम्प्लॉयज़। सिस्टम्स वैसे होने चाहिए कि रिस्क हो ही नहीं, प्रिवेंट हो जाए, और अगर कल को हो गया तो वी आर एबल टू डिटेक्ट द साइबर अटैक। साइबर अटैक मतलब साइबर से, अच्छा ये लोग साइबर अटैक को इन्होंने एक अच्छा नाम दे दिया, साइबर सिक्योरिटी इवेंट। साइबर सिक्योरिटी इवेंट मतलब साइबर अटैक हुआ है, तो अगर हुआ है अटैक तो उसको डिटेक्ट कर लिया, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे एंड फाइनली रिकवर करेंगे, मतलब जो भी डेटा वगैरह हुआ था सब वापस बैकअप लिया जाएगा। नेक्स्ट इज रिमोट ऑडिट या वर्चुअल ऑडिट। ये बहुत आजकल पॉपुलर हो गया है। रिमोट ऑडिट में आप बेसिकली क्लाइंट के यहाँ फील्ड वर्क पर नहीं जाके दूर से ही ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट काफ़ी पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नई चीज़ है, ये पहले चल रहा है। इन्होंने बोला कोविड-19 में ये और मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया।
कि कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम था, इवन जो आर्टिकल लोग थे घर से बैठ के ऑडिट कर रहे थे, तो वहाँ ये पॉपुलर ज़्यादा हो गया, पर एग्जिस्ट तो पहले से करता है। रिमोट ऑडिट में आप दूर लोकेशन से क्लाइंट के ऑडिट कर रहे हो, मतलब जा नहीं रहे हो, तो यहाँ पर क्या क्या मतलब चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज कि यू मस्ट ट्राई कि रिमोट ऑडिट से भी आप वो सारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो जो ट्रेडिशनल ऑडिट में आप करना चाहते हो, तो वो यहाँ से भी हो जाना चाहिए। नंबर 1, फीजिबिलिटी, ऑडिट टाइमलाइन क्या होगा, मीटिंग कैसे होगी, जूम पे कैसे होगी, डेटा डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा जहाँ पे हम लोग डेटा शेयर कर सकें, डेटा शेयरिंग को लेके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, जो यूज़र्स होंगे कौन होंगे, वो कौन सा डेटा रख सकते हैं कौन सा नहीं। जैसे अगर किसी देश का लॉ मना करता है कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो ये सब चैलेंजेस हैं। ओके, देयर हैज़ टू बी अ कॉमन डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे जो भी डेटा रहेगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा, जैसे वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ हो गया इट शैल बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस में स्टॉप यू फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो और इमेजेस। नंबर 5, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक सिक्योर्ड कनेक्शन क्रिएट हो जाता है ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ, ताकि बीच में कोई हैक ना कर सके। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, अगेन यू हैव टू सी कि वर्चुअल ऑडिट की वजह से कोई एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं आ रहा है। जैसे मे बी देखो, इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट गिविंग यू मैनिपुलेटेड और डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, सो उस पॉसिबिलिटी को लेके भी हम लोग को सचेत रहना है। एक्सेस सिक्योरिटी, जब जैसे जैसे कोई भी एक लिस्ट ऑफ यूजर्स होने चाहिए जो एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जब एक यूज़र टीम से हटता है उसका एक्सेस टर्मिनेट कर दिया जाए। और इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे हमेशा के लिए मत रखो, जब रिक्वायरमेंट है तब रहेगा, फिर हटा दो। ओके, अब ये ना हम लोग थोड़ी खतरनाक टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। इसमें इन्होंने बोला 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत फेमस है, और इन चारों टेक्नोलॉजी में इन्होंने 3 टॉपिक क्रिएट किए हैं। कार, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन एंड कॉमन रिस्क। वो 4 टेक्नोलॉजी क्या है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मैं भी पढ़ाऊंगा, AI, यू नो दैट, ब्लॉकचेन एंड लास्टली RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इन तीनों टॉपिक्स में आप देखोगे 3 लेयर हैं, कार, कॉन्सेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन एंड देन कॉमन रिस्क। ये देखो, सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन, कॉमन रिस्क। AI, कॉन्सेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन, कॉमन रिस्क। ब्लॉकचेन, ये डायग्राम मैंने डाला है समझाने के लिए, फिर से कंसेप्ट, इम्प्लीकेशन, कॉमन रिस्क। रोबोटिक, ये डायग्राम भी अगेन मैंने डाला है समझाने के लिए एक बार, कॉन्सेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन, कॉमन रिस्क। इस तरह से ही मूव करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग रेस्पेक्ट देके अच्छे से करेंगे। सबसे पहला ऑटोमेटेड टूल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रियलिटी बता दूं कि IoT अभी कमर्शियल लेवल पर नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर ज़्यादा है। जैसे जितने भी आपके होम अप्लायंसेस होते हैं ना, चाहे घर का सिक्योरिटी सिस्टम हो, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर हो, टेलीविजन हो, लाइट्स हो, इनको आप IoT से इनेबल कर सकते हैं, मतलब वाईफाई इनेबल्ड हो जाएगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑन ऑफ ऑपरेट कर सकते हो। तो कार्स भी होने लग गई हैं, टेस्ला की कार्स हैं, ये सब हैं। तो मोस्टली ये पर्सनल डिवाइसेस रिलेटेड है, कमर्शियली उतना भी नहीं है, तो ऑडिट इम्प्लीकेशंस तो कम ही है, पर फिर भी ICAI ने इसे एक टॉपिक के रूप में यूज़ किया है, तो हम लोग भी वैसे ही इसको रिस्पेक्ट देंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग एनी डिवाइस टू द इंटरनेट। ठीक है, की कॉम्पोनेंट्स ऑफ IoT आर, ये याद करना है हम लोगों को, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसे होता है? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इनके हिसाब से कि अगर आपकी कार AI इनेबल्ड है और अपने आप सेल्फ ड्राइव करी वगैरह, तो उसमें सारा रिकॉर्डिंग्स हो जाएगा सारे डेटा का, कि कितने किलोमीटर कार चली, कहाँ से कहाँ, क्या डेस्टिनेशन पे रन किए, फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी, एवरीथिंग। सो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, पीपल एंड प्रोसेसेस, सो दीज आर द की कॉम्पोनेंट्स। नाउ 2 एग्जाम्पल दिए। पहला, डेटा फ्रॉम मशीन्स कैन बी यूज्ड टू प्री मॉनिटर, कि इसका डाउन टाइम आने वाला है मशीन का, तो पहले से रिपेयर वगैरह कर लो। वैसे अनदर एग्जाम्पल इज रिसर्चर्स यूज IoT डिवाइसेस टू नो अबाउट द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। नाउ व्हाट इज द ऑडिट इम्प्लीकेशंस? ऑडिट इम्प्लीकेशन वही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट के लिए जा रहे हो
वहाँ डिवाइसेस अगर AI एनेबल्ड है, मतलब ये IoT बेस्ड है, तो मैनुअल कंट्रोल्स पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाओगे। आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जो उस मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा। कॉमन रिस्क एसोसिएटेड विद द मशीन, सबसे जो खतरनाक है मैं बता देता हूँ, बीच वाला है डिनायल ऑफ सर्विस। क्योंकि आपकी डिवाइस को आपने वाईफाई एनेबल्ड कर दिया है तो रिमोटली भी कोई इंटरनेट पे उसको हैक कर सकता है आपके डिवाइसेस को। तो डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है आप ही अपनी डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाओगे। अदर देन दैट नॉर्मल जो IT रिस्क होते हैं ना, डेटा हाईजैकिंग, डेटा साइफनिंग, मतलब डेटा को चुरा लेना, डेटा ब्रीच, डिवाइस थेफ्ट, ऑल दीज आर पॉसिबल। डिवाइस थेफ्ट तो कोई रिस्क थोड़ा हो, तो कोई भी डिवाइस दुनिया में चोरी हो सकती है। सेकेंड टूल इज AI ये तो यूज़ हो ही रहा है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, KPMG क्लैरा। AI का काफ़ी हद तक ऑडिट में यूज़ होने लग गया है। इसको हम लोग ना चेकलिस्ट और क्वेश्चनर्स में बहुत यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? चेकलिस्ट में, क्वेश्चनर्स में। जैसे एज एन ऑडिटर आपको IND AS कंप्लायंस चेक करना है, तो आप IND AS कंप्लायंस चेक करने के लिए पूरा IND AS का डेटा के ऊपर बेस करके पूरा एल्गोरिदम AI का बना दो। वो अपने आप ही डेटा को, अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्कैन करके बता देगा वेदर इट इज़ कंप्लायंट विथ IND AS और नॉट, और एक्सेप्शंस फिर थ्रो अप करेंगे कि ये गड़बड़ मिले हैं। अब उसको आप मैनुअली चेक कर लो कि आपको लगता है वो सही है कि एक्सेप्शंस में कुछ गड़बड़ है। तो IND AS कंप्लायंस के लिए यूज़ कर सकते हो, कारो रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेपिटेटिव चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर वर्क दैट वी नॉर्मली डू इन एन ऑडिट, जहाँ पे क्राइटेरिया वेल डिफाइंड होती है और टेस्टिंग करनी है, वहाँ पर आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे IND AS कंप्लायंस मेरे को चेक करना है, तो IND AS का क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है और डेटा भी है, वहाँ पर आप एल्गोरिदम लगा के चेक कर सकते हो। हर जगह ये एल्गोरिदम नहीं लगेगा, पर काफ़ी सारे रेपिटेटिव टास्क होते हैं ना, उनमें यूज़ कर सकते हैं AI को। इट्स अ मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न, इट एनालाइजेज योर बिहेवियर, कस्टमर्स बिहेवियर, responses queries over a period of time and does self learning। AI के कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं वो फ्लाइट बुकिंग को लेके कि AI कैन हेल्प अ पैसेंजर टू बुक द लोएस्ट कॉस्ट फ्लाइट्स। वो एनालाइज कर लेगा डेटा को कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट है जो ड्यूरिंग द ईयर इतने इतने प्राइसेस पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट की है, तो कौन सा वो मंथ होता है जहां उसके फ्लाइट के कॉस्ट एकदम लोएस्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से पैसेंजर बुकिंग कर सकता है। ऑडिट इम्प्लीकेशंस, यहाँ पे हम लोग को इन आउट अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। मतलब AI के अंदर जो एल्गोरिदम्स है वो इनविजिबल होते हैं ऑब्वियसली, तो आप बेसिकली इनपुट आउटपुट टेस्टिंग करो कि इनपुट डालो, डमी इनपुट डालो, जहाँ पे ऐसे इनपुट्स जो AI को चैलेंज करें, और फिर आउटपुट देख के समझ जाओ कि AI आपके हिसाब से डिज़ायर्ड आउटकम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इनपुट आउटपुट अप्रोच। सेकेंड, हमें ये भी देखना है कि मैनेजमेंट AI का इस्तेमाल कैसे कर रही है। एक होता है कि AI इज गिविंग द डेटा एंड ऑन द बेस ऑफ द डेटा द मैनेजमेंट इज टेकिंग द डिसीजन, या फिर सेकंड जो खतरनाक है कि मैनेजमेंट ने AI को सौंप रखा है कि तुम ही हमारे बिहाफ में डिसीजंस ले लो, तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा, उसमें और रिस्क वगैरह आएंगे जिसको हम लोग को फैक्टर इन करना पड़ेगा। नंबर 3, क्या एल्गोरिदम AI के एल्गोरिदम में कोई बायसनेस डाला गया है सिलेक्शन डिसीजन में। नंबर 4, आउटपुट जो भी निकलता है AI से मैनेजमेंट उसको रिव्यू करती है, और AI सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी बग्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको टाइमली दूर किया जाता है कि नहीं। भाई AI का एल्गोरिदम भी तो अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट इज फोकसिंग टू मच ऑन AI कि AI अपना काम करो हम ओवरसी करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा चेक करने पड़ेंगे। कॉमन रिस्क ऑफ AI, नंबर 1 डेटा सिक्योरिटी, नंबर 2 इनएप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि AI इज़ यूज्ड फॉर सर्जरी एंड ऑल, तो AI कल को अगर गलत डायग्नोसिस कर दे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो अगर AI का कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो। एंड थर्ड इज डेटा प्राइवेसी, ऑब्वियसली AI में सबसे ज़्यादा डेटा कॉपीराइट वायलेशन इन्फ्रिंजमेंट्स पाए जाते हैं। थर्ड, ब्लॉकचेन। अब क्योंकि ये फैंसी है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट के दो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ब्लॉकचेन और RPA, ये ज़्यादा फैंसी है, ज़्यादा एग्जाम में आने की प्रॉबिलिटी है। इनमें ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो एकदम याद कर लेना, बिकॉज वो कीवर्ड सुनते तुमको क्लिक करना चाहिए कि अरे ये ब्लॉकचेन की बात हो रही है, अरे ये RPA की बात हो रही है। ब्लॉकचेन का पहले तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अ ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड, उस ट्रांजैक्शन के डेटा को एनक्रिप्ट करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। ये जस्ट समझने के लिए डायग्राम है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन है, उसको एनक्रिप्ट करके एक ब्लॉक ऑफ डेटा बनाया जाता है, दैट ब्लॉक इज सेंड टू ऑल द नोड्स, एवरी नोड अप्रूव्स इट, देन द ब्लॉक बिकम्स द नेक्स्ट ब्लॉक इन द चेन, और इस तरह से बनता है ब्लॉक चेन।
हैशिंग, हैशिंग का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन, हैशिंग का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन। टाइम स्टैंपिंग, वो ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन कब क्रिएट हुआ। तो हैशिंग एंड टाइम स्टैंपिंग आर द टू की फीचर्स ऑफ एनी ब्लॉकचेन मेथोडोलॉजी। ब्लॉकचेन के एग्जांपल्स है क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल दैट। तो ये वर्ड याद करना, हैशिंग एंड टाइम स्टैंपिंग। अब आ जाओ इधर, ठीक है। वो डायग्राम अपने को याद नहीं रखना, वो मैंने समझाने के लिए बनाया था, नो नीड टू लर्न। एक और वर्ड है जो याद करना है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड्स है वो मल्टीपल नोड्स में डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्पर्स्ड है, हर नोड उसको अप्रूव कर रहा है। सो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट इज सिक्योर्ड वाया इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बोले तो हैशिंग। It is validated by all the blockchain participants, creating a block of information which is replicated and distributed to all participants. All blocks are sequenced. इसीलिए जो भी डेटा उसमें जाता है उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आप ओरिजिनेशन से लेके एंड तक सारे डेटा को ट्रैक कर सकते हो, कहाँ कैसे सीक्वेंशियली मूव हुआ है। द डेटा इज इनकॉरप्टेबल, अनऑल्टरेबल। वो अपने आप में एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल, रिस्क दिए हैं सर, झूठे आईटी रिस्क हैं, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें रिस्क तो रहेंगे। तो वो बोला जा रहा है पहला कि वीक, आपने जो ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल डेवलप किया वही वीक डेवलपमेंट किया, तो उसमें ब्लॉकचेन की क्या गलती है। सेकेंड, डेटा प्राइवेसी लॉस का रिस्क है, लीगल वायलेशन नॉकलेयर का रिस्क है। कॉमन रिस्क फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बोलते हैं कि एक तरफ ये एक एडवांटेज है कि ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शंस है वो इरिवर्सिबल है, आप उसको कॉपी रिप्लिकेट नहीं कर सकते, करप्ट नहीं कर सकते। पर फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ज़रूरत पड़ने पे इट शुड बी पॉसिबल ऑफ ऑल्टरेशन। तो उसको लेके कुछ एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग सिस्टम से लॉकड आउट हो गए, कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, प्रोन टू साइबर रिस्क। वो अगेन एवरी ऑटोमेटेड टूल इज प्रोन टू साइबर अटैक एंड साइबर रिस्क। फिर लास्ट में जाते थे बोल दिया कि ब्लॉकचेन को लेकर जो लॉज एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप है वो अभी भी इवॉल्व कर रहा है। तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव टू मॉनिटर इट कि क्या कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस इंटरमेशन। रोबोटिक प्रोसेस का बेसिकली मतलब है रोबोट का रो हटाओ, बॉट्स। तो ये एक इमेजिन करने के लिए अंदर में बार बार वर्ड्स आएंगे, बॉट्स बॉट्स बॉट्स। तो बॉट्स कम फ्रॉम द वर्ड रोबोट्स। तो ये जस्ट इमेजिन करने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, बॉट्स क्या होते हैं। बॉट्स वो होते हैं विच कैन इंटरैक्ट एंड सॉल्व द क्वेरीज जस्ट लाइक अ ह्यूमन पर्सन विल डू। ये जो IRCTC होता है ना, इंडियन रेलवे, IRCTC में बुकिंग के टाइम पर जो भी हमारे लिए बुकिंग कर रहा है, जो हम लोग जवाब सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड, वो बॉट्स के थ्रू ही होता है। बॉट्स क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट करने से दे कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, रिलायबल सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिस्टम ड्रिवन है, सिस्टम के मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। स्केलेबल, बड़े ऑपरेशंस के लिए आप मैनुअल पर्सन्स नहीं रख सकते, आपको बॉट्स ही करना पड़ेगा। पर्पस सिंपल सा है, मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। काश ऐसा हो कि हमारी जो ऑडिटिंग की एफर्ट है वो भी ऑटोमेटेड हो जाए। अगर वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाती है तो ऑडिटर का काफ़ी वक्त बचेगा और वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा कंपेयर टू द रेगुलर वाउचिंग एंड ऑल दैट। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ RPA, रोबोटिक प्रोसेस, मतलब बॉट्स की सहायता से अगर आपने किसी प्रोसेस को ऑटोमेट किया तो एडवांटेज क्या क्या होंगे। नंबर 1, स्केलेबिलिटी, बड़ा बिजनेस कर सकते हो उससे, क्योंकि ये तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये लोग हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एडवांस्ड डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, एंड कॉस्ट सेविंग्स। Define RPA. RPA is the automation of repetitive processes performed by the users. Software bots can interact with any application or system in the same way as a human can do, except that it is better. क्या क्या फायदे हैं? Robotic process bots can work around the clock, non-stop, much faster with 100% reliability and accuracy. Audit implications. Auditor को चेक करना है कि जो RPA प्रोसेस है वो कोई भी काम करने के पहले डेटा को थॉरोली एक्सट्रैक्ट, एग्रीगेट, सैनिटाइज करता है, क्लीन करता है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तुमने अगर कभी भी कोई कस्टमर इंटरेक्शन पे बात किया हो, जोमेटो वगैरह इस सब में, तो वो भी बॉट्स ही हैं, ठीक है। वो लोग का एक टिपिकल सेट रिप्लाई होता है, वो लोग वही सेट रिप्लाई करेंगे, उसकी बियॉन्ड कुछ नहीं करते हैं। देयर इज अ टिपिकल।
तो डेटा एक सर्टन ऑर्डर में होगा ना, तभी बॉट हैंडल कर पाएगा, वरना हैंडल नहीं कर पाएगा. आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, दे अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज बेटर देन ह्यूमन लैंग्वेज. तो डेटा नीड्स टू बी सैनिटाइज्ड एंड क्लीन्ड. अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी हो सकता है कि ऑडिटर में हैव टू रीड द सोर्स कोड, कि जो आरपीए बना है पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस का सोर्स कोड क्या है. ये उस दिन होगा सर जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में हम लोगों को पार्शियली पूरा का पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा. उस दिन ये सब संभव होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. उसके लिए आपको कोई साइंटिस्ट या आईआईटी जेईई क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है. एक पर्टिकुलर प्रोसेस है प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सोर्स कोड रीड करना, वो पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस. तो ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल संभव है ये. मैनी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तो उनका ट्रेनिंग लिया हुआ है इन सब चीज़ों का. व्हाट आर द कॉमन रिस्क? अगर बॉट्स सही तरह से बनाए भी नहीं, एल्गोरिदम गलत है, रॉन्ग अजम्पशंस है, शॉर्टकट्स लिया जा रहा है, तब गड़बड़ होगा. नंबर 2, बिना प्रॉपर टेस्टिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है. नंबर 3, यहाँ पर भी एक लिमिटेशंस होती है आरपीए की. मैनेजमेंट हैज़ टू रिकॉग्नाइज दोज लिमिटेशंस. नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. ड्रोन टेक्नोलॉजी. ड्रोन टेक्नोलॉजी सिंपली यूजिंग ड्रोन्स for doing audit of low risk areas at a different location. जैसे स्टॉक काउंट में आप यूज़ कर सकते हो. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोल माइंस वगैरह की ऑडिट करते हैं, तो बोलते सर कोल माइन वगैरह में हम लोग ड्रोन्स की सहायता से स्टॉक काउंट करते हैं. तो ये ऑलरेडी स्टॉक काउंट वगैरह में यूज़ हो रहा है. मेटावर्स. मेटावर्स इज द यूज ऑफ AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरनेट to allow people to have life-like personal experience, a virtual reality. मेटावर्स में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये 4 चीज़ों का ख्याल रखना है. पिग्स, P से, people, players in the metaverse will have to develop some digital monetary system, ताकि वो ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे फिर करेंगे इन एक्सचेंज. G से, पिग्स. I से, आइडेंटिटी का इशू है, बिकॉज मेटावर्स में जो भी आइडेंटिटी दी जा रही है किसी भी प्लेयर की रियल है कि नहीं है, तो KYC करना पड़ेगा. जी से, गवर्नेंस मॉडल्स विल बी चैलेंजिंग. एंड एस से, यू हैव टू सिंक्रोनाइज. द मेटावर्स हैज टू सपोर्ट मल्टीपल प्लेयर्स साइमल्टेनियसली एंड ऑन रियल टाइम बेसिस. ओके सर, ये था डिजिटल ऑडिट का रिवीजन. ओके, आई होप तुम लोग को ये सही लगाओ, अच्छा लगाओ. और एक बार तो तुमको डिजिटल ऑडिट के पूरे फ्रेम में लेके आ ही जाता है कि हाँ ये था ये था. अब तुम इसको ऑब्वियसली और बिल्टअप कर सकते हो किताब से पढ़ के डिटेल में जाकर. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.